नहीं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप मुझे सुन रहे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, वेरी गुड। और आपको स्क्रीन विजुअल है? आपको स्क्रीन विजुअल है? यस, नो? आपको स्क्रीन विजुअल है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलो 1-2 मिनट बात कर लो, किसी को कुछ करना है तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने होमवर्क नहीं दिया यार, आज के बाद तो फिर आपका ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। हाँ, कल टेस्ट है, ओके, इट्स फाइन। टेस्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं लीजिए, कल टेस्ट तो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट का है ना? होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, टेस्ट के कारण होमवर्क नहीं करेंगे ये गलत बात है। चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसी का हमने आपको पढ़ा रहा था, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। तो उसी में एक टॉपिक है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। टॉपिक का नाम है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ये टॉपिक का नाम है। ए भाई, सबको इतनी बार हाथ जोड़ोगे और जय श्री राम लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार काफी है दोस्त, अब पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज। म्यूट कर रहा हूं मैं आपको। म्यूट करने के लिए मजबूर कर देते हो यार। एनीवे, क्लास देखो थोड़ा ध्यान से, क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? CaOCl2 ये फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर। जब इस ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालते हैं, CaOCl2, इसको पानी में डालते हैं, यह आपको देता है CaOH2 प्लस Cl2। या पानी में डालें या इस ब्लीचिंग पाउडर को एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डालें, CH3COOH के सॉल्यूशन में डालें, CH3COO2 ये बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस Cl2 बनेगा। या एसिड में डाल दो CaOCl2 प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर।
इसको अपन पानी में डालें या एसिटिक एसिड में डालें या HCl में डालें। जब हम इसे पानी में डालेंगे या एसिटिक एसिड में डालेंगे या HCl में डालेंगे तो हमें क्लोरीन मिलता है। हमें क्या मिलता है? क्लोरीन। अब कितना क्लोरीन मिला उसको किसी तरीके से निकालेंगे कि क्लोरीन कितना मिला। अब परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन का फॉर्मूला होगा मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सैंपल। into 100. परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन होगा मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सैंपल इंटू 100। ये है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन का फॉर्मूला कि आपको कितना क्लोरीन मिला। और ब्लीचिंग पाउडर सैंपल आपने लिया था तो इसका मास मान लो इसका मास मान लो W ग्राम है और ब्लीचिंग पाउडर सैंपल है। सैंपल मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटी भी हो सकती है, इसमें कुछ इंप्योरिटी भी हो सकती है। तो मास इसका W ग्राम है। तो W ग्राम सैंपल को लिया ब्लीचिंग पाउडर को, उसको पानी में या एसिटिक एसिड में या HCl सॉल्यूशन में डाल दिया। जितना क्लोरीन मिलेगा उसका क्लोरीन डिवाइडेड बाय कितना ब्लीचिंग पाउडर लिया था इनटू 100 करेंगे तो वो आपको देगा परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। अब देखिए कैसे पता चलेगा कितना क्लोरीन निकला। तो मैंने आपको पढ़ाया है एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं? आयोडीमेट्री से करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन। तो जो क्लोरीन निकला आप क्या कीजिए, इस क्लोरीन में KI डाल दीजिए, एक्सेस ऑफ KI डाल दीजिए। ये आपको देगा KCl प्लस आयोडीन। और जानते हैं इस आयोडीन में कितना आयोडीन निकला? ये निकलेगा सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइपो सॉल्यूशन। Na2H2O3 से टाइट्रेट कर दीजिए, ये आपको देगा 2NaI प्लस Na2S4O6। अब जरा सा देखिए, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि इसकी मोलरिटी M है, इसका वॉल्यूम यूज हुआ है VmL। तो अब जरा सा देखो, हम निकाल रहे हैं कितना अवेलेबल क्लोरीन आया। पहले मुझे बताओ, सेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया क्या हो रहा है? हमें क्या निकालना था? ये समझ में आया कि क्या निकालना था? ब्लीचिंग पाउडर को पानी में या एसिटिक एसिड में या HCl में डालेंगे तो कितना क्लोरीन निकलेगा, पहले ये निकालना था। और उससे हमें पता करना था कि इस ब्लीचिंग पाउडर में अवेलेबल क्लोरीन कितना है, और वो होगा मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सैंपल इनटू शतक। तो सेट ऑफ रिएक्शन, इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन, ऊपर में इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन रखना है, दे सकता है। और बाकी क्लोरीन कैसे निकलेगा तो इसके लिए हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्लोरीन के निकालने के लिए एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन करेंगे तो उस क्लोरीन में एक्सेस KI डालेंगे तो I2 आ जाएगा, और I2 को स्टार्च डाल के सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से टाइट्रेट कर देंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा कि आयोडीन कितना आया था। तो ये कितना मिलीमोल हुआ? M इंटू V मिलीमोल। मोल कंसेप्ट से बना रहा हूं, देखना, M इंटू V मिलीमोल। तो आयोडीन जब 2 मिलीमोल सोडियम थायोसल्फेट होता है तो ये 1 मिलीमोल होता है। तो अगर ये MV मिलीमोल है तो ये होगा MV/2 मिलीमोल। आयोडीन यहाँ पे खर्च हो रहा है MV/2 मिलीमोल। जितना प्रोड्यूस होता है पूरा खर्च करते हैं तो MV/2 मिलीमोल यहां भी होगा। 1 मोल आयोडीन से 1 मोल क्लोरीन खर्च होता है। तो अगर आयोडीन MV/2 मिलीमोल बना है तो क्लोरीन खर्च हुआ होगा MV/2 मिलीमोल। ये समझ में आया? क्लोरीन निकल गया MV/2 मिलीमोल। अगर M पता है, V पता है तो क्लोरीन निकल गया MV/2 मिलीमोल। ये समझ में आया? यस नो?
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज तो लगता है वही बच्चे सिर्फ क्लास में हैं जिनको अच्छे से समझ में आता है। अब आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन कितना हुआ, mv/2 मिलीमोल। तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल। अब क्लोरीन का मोलर मास 71 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम। तो ये मास आया। और ब्लीचिंग पाउडर सैंपल का मास मान लो ऊपर माने हुए थे W ग्राम, इंटू W इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, ये हो जाएगा 100 से गुना किया 3.55 MV/W। फॉर्मूला मैं नहीं कर रहा हूं, आप फॉर्मूला याद रखो। हम फॉर्मुलेट जरूर कर दिए हैं, बट मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फॉर्मूला याद रखो। आप तो पूरी प्रोसेस याद रखो और प्रोसेस से निकाल के बनाओ सवाल। आप इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन है, तीनों एक ही जैसे रिएक्शन है, तो याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। और ये दोनों तो खैर याद रखना ही है। तो आप सीधा जब भी आए इस तरह का, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला याद रखना कोई जरूरी नहीं है। हाँ यार, Cl2 के पास मिली लिखना छूट गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं भी ना पगली हूं, मोल लिख दी हूं। इतना समझ लिया करो, कभी कभी हो जाता है, मैं भी आदमी ही हूं। नहीं नहीं, W तो चाहिए ना हमें, मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सैंपल तो चाहिए ना। हाँ, फार्मूला से जल्दी हो जाएगा, बट सब जगह लगेगा नहीं ना फार्मूला। हाँ, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से कर सकते हो सीधा। इक्विवेलेंट ऑफ CaOCl2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 कर सकते हो। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 लेना होगा, लेकिन याद रखना इसका वैलेंसी फैक्टर 2 कैसे होगा, ये दिक्कत होती है निकालने में, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट से नहीं बताया। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 लेना, सीधा CaOCl2 को के इक्विवेलेंट को Na2H2O3 के बराबर कर देना। I2 सेम है, I2 सेम है, I2 सेम है, I2 भी सेम है, और क्लोरीन का भी सेम आना चाहिए, तो क्लोरीन भी सेम है। हाँ, ये सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर के लिए ही है। अब तुम फालतू का सवाल अब पूछने लग गए, जितना पढ़ाता हूं उतना से फिर आलतू फालतू करने लगते हो। आगे बढ़ते हैं, सवाल इस पे 2 कर लेते हैं और चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। हार्डनेस ऑफ वाटर बचा हुआ है, जो आपको ये रिसफलिंग या टेस्ट, या जो लोग ऑफलाइन में आएंगे उसके बाद ऑफलाइन के साथ शुरू होगा। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ढूंढता हूं, क्वेश्चन, रुक जाओ, क्वेश्चन कोई मिल जाए इस पे। आज मिलोगी? मिल ही नहीं रही। हाँ, मिल गई क्वेश्चन भाई। अब देखते हैं, क्वेश्चन है 3.55 ग्राम, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना। सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, suspended in water, was treated with enough acetic acid. And Ki solution. Iodine thus liberated required 80 ml of
0.2 molar hypo solution for titration. Calculate the percentage of available chlorine. आप बना के बताना, बहुत सही लगेगा मुझे। एक आईआईटी का सवाल भी है, वो भी कराता हूं। आंसर बताओगे? लॉलीपॉप सवाल है, आंसर बताओ। 16। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोगों ने सही बनाया, वेरी गुड। एक बच्चा सिर्फ 8 लिखा है, बाकी सबने सही बनाया, वेरी गुड बेटा। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, ये होगा मास ऑफ क्लोरीन, नहीं 3 पॉइंट, फार्मूला लगा दो चुपचाप, 3.55 MV/W, यह आएगा 3.55। मोलरिटी कितना है? 0.2 इंटू 80 अपॉन 3.55, 16%। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। अब देखो, ये थ्योरी और इस तरह के एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं कराता हूं। कब से करा रहा हूं? बट 2012 में, 2007 से नहीं, 2004 से मैं करा रहा हूं ऐसे, इतना ये थ्योरी। बट पहली बार आईआईटी में आया एडवांस में 2012 में आया। क्या क्वेश्चन आया? अब चूंकि 2 क्वेश्चन मैं कराता हूं, तो एक तो इजी वाला करा दिया। अब आईआईटी में क्या क्वेश्चन आया, मैं वो कराता हूं। नेक्स्ट पेज पे कराएंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन है बेटा एडवांस का, 2012 आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। 25 ml of household bleach, solution was mixed with 30 ml of .5 molar Ki and 10 ml of 4 normal acetic acid. In the titration of the liberated iodine, 48 ml of 0.25 normal Na2S2O3 was used to reach the end point. The molarity of household bleach
सॉल्यूशन H। हम पूरा प्रोसेस से बना रहे हैं पहले, फिर शॉर्ट मेथड देखेंगे। हम पहले पूरा प्रोसेस से बना। हाउस होल्ड ब्लीच का मतलब है ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्या मतलब है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। हाउस होल्ड ब्लीच का मतलब है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन है मेरे पास 25 ml CaOCl2, 25 ml है और इसकी मोलरिटी पूछ रहा है M क्या होगा। कह रहा है इसे KI में डाला और एसिटिक एसिड में डाला, तो पहले एसिटिक एसिड वाला रिएक्शन लिखिए। ये बनाएगा CaCH3COO2 प्लस H2O प्लस Cl। ये कितना हुआ? ये हुआ 25 m मिलीमोल। एक मोल से एक मोल बनता है तो क्लोरीन बनेगा 25 m मिलीमोल। अब इस क्लोरीन क्या करेगा? ये जो KI डला हुआ है इससे रिएक्ट करके KCl प्लस I2 बनेगा। अगर ये 25 m मिलीमोल है तो आयोडीन भी बनेगा 25 m मिलीमोल। और ये आयोडीन किसके साथ? Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करेगा। ये देगा 2NaI प्लस Na2S4O6। ये कितना है? 0.25 नॉर्मल है और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। हम बता चुके हैं पहले, यहां पे +2 है, यहां पे +2.5 है। वैलेंसी फैक्टर आएगा 2 × 2.5 - 2 = 1। अब वैलेंसी फैक्टर अगर 1 है तो जो नॉर्मलिटी होगा वही मोलरिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 मोलर। और कितना ml है? 48 ml। आयोडीन कितना बना है? 25 m मिलीमोल। बैलेंस कर लो पहले इसको, 25 m मिलीमोल। 25 m मिलीमोल के लिए Na2S2O3 कितना रिक्वायर्ड है? उसका डबल। एक के लिए 2 चाहिए तो 25 m के लिए 50 m चाहिए, 50 m मिलीमोल। और Na2S2 हो जाएगा कितना मिलीमोल हो जाएगा? 0.25 × 48। दिस इंप्लाइज m बराबर 0.25 × 48 डिवाइडेड बाई 50, 0.24 मोलर। आंसर। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। ये मोल कॉन्सेप्ट से बनाया फर्स्ट मेथड। लेकिन अगर आप जल्दी देखो एक पहले तो एक बात मैं और क्या बताना चाहता हूं। ये देखो, ये डेटा यूज नहीं किया, ये डेटा यूज नहीं किया, फिर भी सवाल को बनाया। यार लास्ट स्टेप में 50 m कैसे हुआ? 1 मिलीमोल के लिए ये 2 मिलीमोल चाहिए, तो 25 के लिए कितना चाहिए? 50। और ये इतना लगा है, इसका मतलब ये 50 के बराबर होगा। लगा कितना है? 0.25 × 48। हाँ, सिक्वेंशियल रिएक्शन ही चल रहा है ना तब से। नहीं आया समझ में? 50 m। आदित्य बताना, आदित्य गौतम, बेटा आदित्य गौतम, ऑल क्लियर, वेरी गुड। हाँ देखो, मैंने ये दोनों डेटा यूज नहीं किया। तो आप पूछ सकते हैं कि सर क्या ये दोनों डेटा फालतू का दिया हुआ है? तो ये दोनों डेटा के जगह पे लिखता एक्सेस, इसको एक्सेस लिखता और इसको एक्सेस लिखता, तो डेटा की जरूरत नहीं थी। इन दोनों डेटा की जरूरत है। अगर ये 25 मिलीमोल है तो ये आपको यहां 2 आएगा, ये 50 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखो, मल्टीप्लाई करके देखो एसिटिक एसिड।
अच्छा कोई बात नहीं, 4 नॉर्मल 40 मिलीमोल। एसिटिक एसिड है 40 मिलीमोल, नहीं 25 मिलीमोल नहीं है ये 25 इंटू 0.24, मोलरिटी 0.24 आया, आंसर आ गया ना। तो 25 इंटू 0.24 करोगे कितना आएगा? 6, ये 6 मिलीमोल है, तो ये 12 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए। 4 इंटू 10 40 है, सही है। ये देखो ये भी 25 एम 6 मिलीमोल होता है, 6 मिलीमोल है, तो ये 12 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए कि है 15 है, तो ये दोनों एक्सेस में है। हमने चेक किया कि ये दोनों एक्सेस में है या नहीं है। अरे 25 मिलीमोल नहीं है CaOCl2, तुम दीपक गुप्ता तुम गलत समझ रहे हो। ये 25 ml है और इसका मोलरिटी m निकाले तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल हुआ ना, 25 m मिलीमोल है। दीपक गुप्ता समझ में आया? LR निकालना नहीं पड़ेगा, अपन देखना पड़ेगा कि ये एक्सेस में होना चाहिए, तो एक्सेस में है या नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है? एक्सेस नहीं होता तो LR से निकालते, फिर जो LR होता उससे बनाते। हाँ वेरी गुड, एक्सेस नहीं होता तो LR से बनाते, जो LR होता उसी से बनाते। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सेकेंड मेथड, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ CaOCl2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। CaOCl2 की मोलरिटी m मान लो, वॉल्यूम इन ml 25 मिली इक्विवेलेंट कर लो, 25 वैलेंसी फैक्टर 2, वैलेंसी फैक्टर 2 लेने। और किसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा? Na2S2O3, 0.25 नॉर्मल है और 48 ml है, 0.25 इंटू 48, और m बराबर 0.25 इंटू 48 अपॉन 50, 0.24 मोलर। ये आंसर हो गया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आया बेटा समझ में? सीधा इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हो। मतलब ये है कि एग्जाम में आप जल्दी करना चाहते हो, देखो जेईई एडवांस का सवाल है, लॉलीपॉप बना दिया। वैलेंसी फैक्टर में दिक्कत होती है, CaOCl Cl, एक्चुअली CaOCl2 अगर लोगे तो यहां 0 है और Cl2 यहां भी 0 है, तो लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा कुछ। CaOCl2 प्लस H2O मान लो, H2O है, CaOH होल 2 प्लस Cl2। यहां एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालो, ये 0 है, ये 0 है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0 आएगा, एवरेज एवरेज से ही निकालते हैं। तो अपन मान सकते हैं कि ये रेडॉक्स नहीं है, हालांकि ये रेडॉक्स है, वो कैसे बाद में इसमें दिक्कत आएगी। CH3COOH का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। अब जब ये नहीं है तो क्लोरीन, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की जगह पे कहां गया क्लोरीन? यहां है, इसका मतलब इसका एनायन हट गया, केटायन के साथ ये OH आया, तो जो केटायन हटा है उस पे चार्ज कितना है? +2, तो वैलेंसी फैक्टर होगा +2। तो एक स्पेशल केस है ना, आप वैलेंसी फैक्टर से कर लो, या तो फिर याद रखो इस बात को कि ब्लीचिंग पाउडर वाला इस रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर 2 है। ये एकदम स्पेशल केस है, एकदम स्पेशल केस। तो वैलेंसी फैक्टर के दिक्कत के कारण ही मोल से बनाया, लेकिन एक बार जब आप मोल से समझ गए चीजों को, तो वैलेंसी फैक्टर, ये पॉइंट याद रखना इसका कि एकदम 2 ले लेंगे और मेरा काम हो जाएगा।
आईआईटी में बच्चा बनाता है, पहला स्टेप ये लिखता है, पहला स्टेप, अब दूसरे स्टेप में उसको आंसर आ जाता है। जेई एडवांस का सवाल है, आप देखो कितने वर्ड में इतना ही बच्चा लिखता है, बना देता है। यार CH3COOH एक वीक एसिड है, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा इसका। अदिति कुमार, सबसे पहला केस जो ए पार्ट बताया वैलेंसी फैक्टर का, उसमें CH3COOH देखो लिखा हुआ है, वैलेंसी फैक्टर 1। हाँ दो अदिति कुमार, हाँ आप देखो हम जो क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एडवांस में बच्चा जब बनाता है तो सिर्फ इतना लिखता है और आंसर ले आता है, अगर मेरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी होती है तो। और नहीं तो क्या होता है, लगता है क्या खतरनाक सवाल पूछ दिया है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, इक्वेशन ही नहीं पता है बच्चों को। इक्विवेलेंट डायरेक्ट बराबर करने के लिए कुछ चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उससे थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा ना कि क्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर यहां सेम है, यहां सेम है, आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर यहां सेम है, यहां सेम है, सो डायरेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाते हम किस लिए बेटा, पढ़ाते किस लिए हैं कि ये सब बातें आपको जानकारी में रहे। ये सब जानकारी में रहेगा तो आप तुरंत मारोगे ना लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप स्टेप करोगे ना। पढ़ाते किस लिए हैं इसीलिए ना कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, क्या चीजें दिमाग में रखनी है। सुनो ना बेटा, सुनो, हाँ वेरी गुड आदित्य, सुनो ना बेटा, जो रिसफलिंग जो होनी है या जो ऑफलाइन शुरू होनी है, कुछ बच्चे ऑफलाइन रहेंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन होंगे, वहां तक जो मुझे पढ़ाना था वो मैं पढ़ा दिया। इसमें एक ही टॉपिक बचा हुआ है और वो है हार्डनेस ऑफ वाटर। एकदम अलग कॉन्सेप्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर, वो शुरू होगा रिसफलिंग या आपके टेस्ट या जो दिन की छुट्टी भी है 6, 7, 9 तारीख को होगा। डिस्कशन बचा हुआ है, डिस्कशन जो था S1 और O1 कंप्लीट, तो मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, अब मैं होमवर्क दे रहा हूं। O1 में शायद 30 क्वेश्चन दिया था, तो अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, देख लेता हूं कितना दिया था। हाँ 30 दिया था, तो 31 टू लास्ट ये होमवर्क है। और आपका कोई डाउट है वो पूछ लीजिए, मेरे पास 2 क्वेश्चन डाउट के लिए आया है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है S1, मेरे पास क्वेश्चन एक डाउट के लिए आया है, मैं बताता हूं। S1 का 36 और O1 का 28, ये 2 क्वेश्चन डाउट के लिए आया है। हाँ शायद ऑफ है 6, 7, 8, मुझे उतना पता नहीं रहता। आप प्लीज ये सब जो इंफॉर्मेशन आपको अलेन प्लस पे इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, जितना रिलायबल अलेन प्लस के नोटिस पे, मुझसे नहीं मिल पाएगा। O1 का 27, चलिए O1 का 27 भी ले लेते हैं। और बताओ अगर आपको और कुछ पूछना हो। निशांत प्रताप सिंह, तुम समझा नहीं मेरी बात। अरे मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि कह रहे हो वैलेंसी फैक्टर, ये तो पूरा सेट, ये पूरा प्रोसेस, पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको पता है, पहले से ही पता है कि वैलेंसी फैक्टर सेम है, तो फिर दोबारा क्यों चेक करोगे। निशांत प्रताप सिंह, पहले से ही पता है आपको कि ये वैलेंसी फैक्टर सब में सेम है, तो दोबारा क्यों चेक करोगे रिएक्शन लिख के। प्रोसेस नहीं ना देखता है, सीधा आंसर देखता है अब आईटी में। S1 का 36 लिख लिया है मैंने, O1 का 26, 26 भी लिख लिया, S1 का 36 लिख लिया, O1 का 10, 10 सवाल कम से कम अभी बताऊंगा। S1 का 24, 30 O1 का, ओके, O1 का 22, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और लूंगा। S1 का 20,
O1 का 25। अब प्लीज मत पूछो, अब प्लीज मत पूछो, 10 पहले कर लेते हैं तब पूछना, 10 पहले कर लेते हैं तब पूछना। मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, 10 पहले कर लेते हैं तब पूछना। हम कर रहे हैं S1 का 24। ले आता हूं क्वेश्चन ही ले आता हूं। S1 का 24। चलिए ये सवाल कर रहे हैं, कह रहा है 20 ml H2O2, H2O2 है, after acidification of dilute H2SO4 required KMnO4। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 बताया हूं और KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 बताया हूं। H2O2 है 20 ml और KMnO4 है 1/12 नॉर्मल 30 ml। H2O2 की मोलरिटी M मान लीजिए, सीधा लिखिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिली इक्विवेलेंट। मोलरिटी आ गया 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी 3 क्यों लिखना है, 4, 1/4 डिवाइडेड 1/16 मोलर। मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो आप स्ट्रेंथ किसी भी यूनिट में निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो, मोल पर लीटर इस पे भी निकाल सकते हो। आंसर आपका ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, कल ही कोई बच्चा पूछा था मुझसे तो उसको बताया हूं, तो आप इसे ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लो। मोलर मास भी दे रखा है, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लिया, ग्राम पर लीटर, ये आंसर हो जाएगा 2.21 है। सो S1 का 24 हो गया। 20 देखते हैं, S1 का 20। S1 का 20 देखते हैं, क्वेश्चन लाता हूं मैं। ये तो लगता है क्लास में कराया था, टिक लगा हुआ है, इसका मतलब क्लास में कराया होगा, बट ठीक है। S1 का 20 देखते हैं। आपको दिखता है स्क्रीन पे पूरा हम कैसे कट पेस्ट करते हैं, यस नो? आपको स्क्रीन पे पूरा दिखता है हम कैसे कट पेस्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं?
यार कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। याद दो यार, मैं पागल हो जाऊंगा। H3PO4 मतलब जो दूसरा स्क्रीन आता है वो दिखता है। अच्छा, लैपटॉप में दिख रहा है। H3PO4 इज ए ट्राइवेसिक एसिड। ट्राइवेसिक एसिड है, one of its salt is NaH2PO4. ठीक है, what volume in ml of 1 molar NaH solution should be added to 12 gram of NaH2PO4? NaH2PO4 12 gram NaOH 1 molar, इसका VML ले लो। ये बनाएगा Na3PO4 प्लस H2O। 2 NaH ले लो, Na3PO4 प्लस 2 H2O, इसका मोलर मास होगा 120 ग्राम। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या लीजिएगा, आपको अभी तक वैलेंसी फैक्टर नहीं लेने आया इसलिए दिक्कत है। NaH2PO4 से Na3PO4 हो रहा है, मींस ये दोनों H प्लस रिप्लेसेबल है, तो रिप्लेसेबल H प्लस 2 हो गया, सो वैलेंसी फैक्टर होगा 2। आप वैलेंसी फैक्टर ही नहीं ले पाते, जिसके कारण नहीं बनता। आप लिख दो इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4, मोल से भी बना सकते हो, बराबर इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। 12/120 मोल हो गया, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट हो गया। NaOH का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल इंटू 10⁻³ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट, और V बराबर 1000/5 ml बराबर 200 ml। आंसर आप मिलाते जाना। वैभव पाटीदार, आप पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन जायज है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं पूछा है उसने, स्ट्रेंथ पूछा है, तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो, उसमें फिर लिखना पड़ेगा यूनिट आपका V है। आप आंसर देखोगे 2.24 ग्राम पर लीटर है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैभव पाटीदार, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर आपका आया 1 मीटर, मान लो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका आंसर आया 1 मीटर, पीछे 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप इसे फिर चेंज करोगे ना, 100 बराबर 100 सेंटीमीटर। वही मैं कह रहा हूं, मेरा आंसर आया पता नहीं मेरा आंसर आया क्या आया था जी, मेरा आंसर आया 1/16 मोल पर लीटर, और हमने देखा आंसर दिया हुआ है ग्राम पर लीटर में, तो हम इसे मोलर मास से क्या किए, गुना कर दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, तो जैसे 1 मीटर किसी क्वेश्चन का आंसर है 1 मीटर, पीछे आंसर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो फिर आप इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना। वैभव पाटीदार, मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, छोटी छोटी बात नहीं समझते हो बेटा, कसम से। हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखता तो 11.35 से मल्टीप्लाई करते वैभव पाटीदार। प्रकाश कुमार क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप में आ गया, फिर क्या करेंगे भाई? जब क्वेश्चन ही गलत आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, तुम जो सोचते हो वो गलत ही सोचते हो, हमेशा सोचते हो गलत ही आ जाए, इसीलिए जेईई मेन पूछ भी देता है गलत। इंटीजर टाइप में आ गया तो क्या करेंगे? अगर मान लो लेंथ पूछ रहा है, इंटीजर टाइप में आ गया और लेंथ आया 50 सेंटीमीटर और सिंगल डिजिट इंटीजर है, क्या करोगे भाई? तो गलत हो गया ना। अरे ग्रेस नहीं, इवन बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत होते हैं उस पे गलत जो आंसर देता है वही मान लेता है, सुनता नहीं है जेईई में। जैसे मान लो ना कि 10 क्वेश्चन गलत है, तो 10 में हम लोग जब चैलेंज करते हैं तो 10 को करते हैं चैलेंज, तो 5-6 को मानता है, 3-4 को मानता ही नहीं। हाँ, आगे प्रोसीड। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या डाउट है। S1 का क्वेश्चन नंबर 24-20 हो गया, जो हो गया उसको काटो। अब 36 देखिए।
36 देखिए, to 50 ml 0.2 नॉर्मल NaOH, NaOH है 50 लीटर है, 0.2 नॉर्मल है, 2.5 लीटर ऑफ 2 नॉर्मल HCl, इसको मिलाया HCl के साथ, 2.5 लीटर 2 नॉर्मल एंड 50 लीटर ऑफ, इसके अलावा 15 लीटर 0.1 नॉर्मल FeCl3 मिलाया, added. What weight of Fe2O3 can be obtained from the precipitate? पहले तो NaCl, NaOH और HCl ये दोनों रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो जरा सा, NaOH है 50 इंटू 2 100, मतलब 10 इक्विवेलेंट, और HCl है, ऐसे लिखो, NaOH है 0.2 इंटू 50 10 इक्विवेलेंट, और HCl है 2.5 इंटू 2 5 इक्विवेलेंट। तो रिमेनिंग 5 इक्विवेलेंट HCl 5 इक्विवेलेंट NaOH को रिएक्ट कर देगा, रिमेनिंग NaOH ये होगा 5 इक्विवेलेंट। 5 इक्विवेलेंट HCl 5 इक्विवेलेंट NaOH से रिएक्ट कर जाएगा, रिमेनिंग NaOH होगा 5 इक्विवेलेंट। अब देखो FeCl3 है, ये NaOH के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाएगा और NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा। ऐसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बट मेरी आदत है थोड़ा बैलेंस कर देने की। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक बार रिएक्शन लिखता हूं तो बैलेंस करता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। छह हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 2 लोहा 2 लोहा, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 6 सोडियम 6 सोडियम। अब ये बैलेंस है। अब देखो कॉन्फिडेंस आ गया। रिएक्शन बैलेंस करने से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने जो रिएक्शन लिखा है ये सही है। अब देखिए NaOH कितना बचा हुआ है, 5 इक्विवेलेंट। जरूरत नहीं है बैलेंस करने की, आप तो पूरा रिएक्शन भी मत लिखो। और Fe2O3 का इक्विवेलेंट पूछ रहा है, व्हाट वेट ऑफ, वेट मान लो x ग्राम। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा NaOH का, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा पूरा का, ये पूरा ऑक्साइड यहां से निकल गया है और Fe2 प्लस हट, Fe3 प्लस हट गया, तो इस पे चार्ज ऑन केटायन 2 है, 2 Fe3 प्लस है, तो 6 होगा इसका वैलेंसी फैक्टर। दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3। सो NaOH हो गया 5 इक्विवेलेंट,
x अपॉन मोलर मास 160 इंटू 5 x बराबर इंटू 6 x बराबर 5 इंटू 160 बाई 6 800 बाई 6 400 बाई 3 ग्राम। एक बार देखना क्या आंसर है। चालीस ग्राम आंसर है। ये क्या आ रहा है? 50 लीटर सही लिया हूं ना? 50 लीटर 0.2 नॉर्मल 10 इक्विवेलेंट हो गया। 2.5 लीटर 2 नॉर्मल 10 इक्विवेलेंट हो गया। हाँ, 5 इक्विवेलेंट हो गया। 5 इक्विवेलेंट NaOH बचा। अच्छा सॉरी यार, FeCl3 भी दिया हुआ है। FeCl3 भी दिया हुआ है, ध्यान ही नहीं दिया। ये 5 इक्विवेलेंट है, ये x ग्राम है। इसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है, NaOH कुछ बचा हुआ है। देखो ना, बाद में पूछ रहा है बचा हुआ, हम पूरा NaOH खर्च करा दिए। व्हाट वेट ऑफ प्रेसिपिटेट? 15 लीटर 0.1 नॉर्मल। FeCl3 है 15 लीटर 0.1 नॉर्मल। तो FeCl3 का वैलेंसी फैक्टर होगा 3, इसका वैलेंसी फैक्टर 1। तो 5 इक्विवेलेंट में मान लो कितना खर्च हुआ ये निकालिए। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कंज्यूम्ड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ FeCl3 बराबर नॉर्मलिटी है 0.1, नॉर्मलिटी है 0.1, वॉल्यूम इन लीटर है 15, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इक्विवेलेंट आ गया। इतना इक्विवेलेंट आ गया मींस 1.5 इक्विवेलेंट हो गया। देयरफॉर NaOH रिमेनिंग ये बराबर हो जाएगा, 5 इक्विवेलेंट था जिसमें से 1.5 खर्च हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा 3.5 इक्विवेलेंट। क्या पूछ रहा है? नॉर्मलिटी ऑफ NaOH लेफ्ट, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH लेफ्ट कितना बचा हुआ है? 3.5 इक्विवेलेंट। और कितना वॉल्यूम है? तो देखिए 50 लीटर यहां था, 2.5 लीटर यहां था और 15 लीटर यहां था। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 50 प्लस 2.5 प्लस 15 नॉर्मल। ये आंसर होना चाहिए। ये होगा 3.5 67.5 नॉर्मल, और ये होगा 3.5 डिवाइडेड बाई 67.5। 3.5 डिवाइडेड बाई 67.5, ये आएगा 0.0518, 0.0518 नॉर्मल। NaOH लेफ्ट निकल गया। अब देखिए और क्या पूछ रहा है? Fe2O3 कितना बनेगा? तो Fe2O3 का इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? अगर ये 1.5 इक्विवेलेंट खर्च हुआ है तो Fe2O3 इक्विवेलेंट बनेगा कितना? 1.5 इक्विवेलेंट। तो x ग्राम हुआ, x अपॉन 160 मोल हो जाएगा। यहां लिखते हैं x अपॉन 160 मोल हो जाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर 6 होगा, इंटू 6 इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये बराबर आएगा 1.5, और x बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 160 बाई 6, 40 ग्राम। शुरू में बनाए थे ना तो ये डेटा दिमाग में मिस हो गया था, हम सोच लिए थे पूरा NaOH खत्म हो जाएगा। बाद में देखे अरे यहां लिखा हुआ है रिपोर्ट नॉर्मलिटी ऑफ NaOH लेफ्ट, और FeCl3 भी दिया हुआ है। तो फिर FeCl3 नोट किए थे, लेकिन दिमाग आगे बनाते बनाते भूल गए थे। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया?
रिएक्शन भी पूरा बैलेंस करके लिखा हूं तो आप मोल से भी बना सकते हो। रिएक्शन भी पूरा बैलेंस करके लिखा हूं, आप मोल से भी बना सकते हो, लेकिन मोल से नहीं बनाऊं मैंने जानबूझ के वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe2O3। देखो ना, जो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होता है बेटा, वो चार्ज ऑन केटायन होता है वैलेंसी फैक्टर। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, तो केटायन पे कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, और 2 केटायन है तो 2 × 3 वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। नहीं आया समझ में? जब नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना, तो इन जनरल वैलेंसी फैक्टर होता है चार्ज ऑन केटायन। एडीटी कुमार, तो 2 Fe2O3 है ना, और आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो वैलेंसी फैक्टर होगा 3 × 2 6। अदिति कुमार, आया समझ में? वैलेंसी फैक्टर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स नहीं है। और मैं स्टूडेंट को इसीलिए समझ बोलता हूं कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो तो आप ऐसा करो। हाँ, रिप्लेस हुआ ना, रिप्लेस हुआ ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्साइड में आ गया, ऑक्साइड में आ गया, ऑल द आयरन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे Na+ आ गया, रिप्लेस हुआ ना। जनरली जो केटायन होता है रिप्लेस हो ही जाते हैं, एक एक्सेप्शन है जहां पर रिप्लेस नहीं होता है, तो वहां पे देखना पड़ता है। प्रकाश कुमार, सो 36 भी हो गया, और देखते हैं और आपने क्या क्या पूछा है। अब O1 में आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 पहले 10 ले लेते हैं। O1 का क्वेश्चन नंबर 10, O1 का क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ए, O1 का है, ये क्या है ना, बेरियम है, तो ये +2 है। ये अगर +2 है तो O2 2- होगा, मींस ऑक्सीजन पे -1 होगा। ये बेरियम पेरोक्साइड है। ये क्या है? बेरियम पेरोक्साइड। H2SO4 है, BaSO4, यहां भी +2 है। सल्फर यहां 6 है, यहां भी 6 है। सल्फेट का सल्फेट ही रह गया, लिखने की जरूरत नहीं। और ये जो पेरोक्साइड है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, यहां -1 है, तो ये पेरोक्साइड यहां से उठकर यहां चला गया है, और सल्फेट यहां आ गया है। किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो यही आंसर है, ए आंसर है। किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, पहले वो O1 का 28 बता दीजिए, ऐसा नहीं करूंगा, सीरियल से ही बताऊंगा। नितेश कुशवाहा, एन कैसे निकाला? क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। एन कैसे, नॉर्मलिटी कैसे निकाला? अच्छा हाँ, इस सवाल में नॉर्मलिटी कैसे निकाला है, देखो ना बेटा, 5 इक्विवेलेंट NaOH बचा था। अब NaOH 5 इक्विवेलेंट बचा था, FeCl3 1.5 इक्विवेलेंट था, तो 1.5 इक्विवेलेंट खर्च हो गया NaOH। अब NaOH बचा 3.5 इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 3.5 हो गया, और वॉल्यूम लीटर में निकालेंगे तो सबका वॉल्यूम जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों को मिला चुके हैं। तो 50 + 2.5 52.5 + 15 67.5 वॉल्यूम हो गया 67.5। मुझे बताना नितेश कुशवाहा, समझ में आया कि नहीं आया? दस क्लियर है बेटा? क्लियर है। अब देखते हैं आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। कितने सेल्फिश हो यार, एक बच्चा बोलता है पहले की पहले ये बता दीजिए। 10 हो गया, 10 के बाद बताने लायक सवाल कौन है? 22 22 देखिए।
घर पे काम करते थे टैब में, यहाँ मशीन अलग है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे समझने में। इन द रिएक्शन यहाँ पे है वैकॉम, घर पे टैब से काम करते थे। In the reaction, this 1 mole of CrO5 will liberate how many moles of oxygen? हाँ, बिना बैलेंसिंग के कैसे होगा? देखो CrO5 में क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पर क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है CrO5 देखो ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है, बताया हुआ है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हुआ है। 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है और 1 ऑक्सीजन पे -2 है और क्रोमियम पे +6 है। तितली लाइक स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। सो ऑक्सीजन क्या हुआ है, तो जो देखिए क्रोमियम रिड्यूस हुआ है तो कोई तो ऑक्सीडाइज होगा, तो इसमें जो 4 ऑक्सीजन है वो O2 में चेंज हो गया है, 4 ऑक्सीजन। तो एक ही देखो Cr+6 में +6 से 3 आ गया, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो किसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा। तो अपन इसको करते हैं बैलेंस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बैलेंसी फैक्टर के हिसाब से। यहां 2 लगाओ, तो क्रोमियम 2 हो गया, सल्फेट 3 हो गया, ऑक्सीजन 10 हो गया। ऑक्सीजन 10 हो गया तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 3, तो हाइड्रोजन 3 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया, सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो 7 कर लें, 7/2, तो मेरा काम हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया बेटा, हीट एंड ट्रायल से ही बैलेंस हो गया। दिक्कत हो रही थी इसको अलग से बैलेंस करने का, क्योंकि क्यों दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन इसमें 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था -2 और 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था -1। तो हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने देखो क्या किया, हमने किया क्रोमियम इस तरफ 2 है तो यहां 2 लगा दिया, सल्फेट इस तरफ 3 है तो यहां 3 लगा दिया। अब देखिए हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहां 3 लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, जितना है ऑक्सीजन काउंट करके जितना बचा ऑक्सीजन यहां लगा दिया। अब देखिए 2 मोल CrO5 से 7/2 मोल ऑक्सीजन बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से बनेगा 7/2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 7/4 मोल। तो आंसर होगा डी। बैलेंसिंग का सवाल है, बैलेंसिंग का सवाल है। अभी मत कुछ लिखो अदिति कुमार, अभी सुनेंगे ही नहीं तुम्हारी बात, दिक्कत होगी भाई। बाकी मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो, बाकी मेथड से बैलेंसिंग में दिक्कत होगी। बैलेंसिंग का 1000 मेथड है, दिक्कत होगी बाकी मेथड से। 10 हो गया, 22 हो गया, अब देखिए 25,
करा 0.52 ग्राम ऑफ ए डाइबेसिक एसिड रिक्वायर्ड 100 ml 0.2 नॉर्मल NaOH फॉर द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। मान लो इक्विवेलेंट वेट E है, तो बहुत आसान है यार। मान लो कि इक्विवेलेंट वेट E है, और वेट है इतना, और डाइबेसिक है, तो डाइबेसिक है तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। डाइबेसिक है तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, आसान सवाल था, बराबर इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। 0.52 ग्राम नंबर मास हो गया और इक्विवेलेंट वेट E हो गया। ये इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हो गया, वैलेंसी फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैलेंसी फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकल जाएगा। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हो गया। इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना हो, 0.2 इंटू 100 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट इंटू 10 टू पावर -3 इक्विवेलेंट, और E बराबर 520 अपॉन 20, 26 आ रहा है, 26 ग्राम। ये आंसर है। ये ज्यादा आसान था, क्यों नहीं बनाया हमको नहीं समझ में आ रहा। चलिए 25 भी हो गया। अब देखते हैं 26, 27, 28, 26, 27, 28 देखते हैं। छब्बीस, 27, 28। What is the equivalent weight of H2SO4 in the reaction? इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये तो क्लियर है। यहां देखो आयोडीन -1 से 0 हुआ है, तो ये क्लियर है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब किसी रेडॉक्स रिएक्शन में हमें निकालना है ऐसे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है। आप देखो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी, वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो अब जरा सा देखो कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अरे नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। सल्फर है +6, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां तो दोनों चीजें हो रहा है, सल्फर यहां +6 में भी रह रहा है और सल्फर यहां -2 में भी जा रहा है। तो +6 वाला को एज इट इज छोड़ दो, +6 वाले को एज इट इज छोड़ दो। और -2 वाले का वैलेंसी फैक्टर निकालो, तो सल्फर का एक एटम है 1 इंटू हाई माइनस लो, 6 माइनस -2, ये हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा 8। अब 8 हो जाएगा तो क्या ये वैलेंसी फैक्टर होगा? तो आप पहले ना इसे एक बार इसे 8 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये तो तय बात है। अभी थोड़ा सा रुकना, वैलेंसी फैक्टर तुरंत आंसर मत कर देना, थोड़ा सा रुकना। H2SO4 है। ऐसे ऐसे सवाल झूठ मूठ का फालतू का सवाल क्यों डाल देते हैं? Na2SO4 I2 H2S H2O। हम यहां पे अगर 6 निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे 6, यहां से 8 निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे 8, और -1 से 0 गया तो यहां पर लिखेंगे 1। ठीक है, अब 8 है तो यहां लिखेंगे 4, यहां 4 लिखेंगे तो सोडियम 8 हो जाएगा, सल्फेट 4, तो यहां
सल्फेट 4, इस सल्फेट को 4 कर दिया और एक सल्फर यहां है, एक सल्फर यहां है, तो पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, बिना बैलेंसिंग के नहीं होगा ये वही सब सवाल हैं जिसमें बिना बैलेंसिंग के सवाल नहीं बनेंगे। 4 आयोडीन, आयोडीन बैलेंस हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गया, सल्फेट हो गया और 4 और एक 5 सल्फेट, इसको ले लो, 5 ले लो। अब देखो Na2SO4 सोडियम बैलेंस है, सल्फेट है, आयोडीन भी बैलेंस्ड है, H2S। अब देखो अपन करें ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन करें पहले, तो 5 नहीं 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ अगर हम 5 लिखते हैं तो क्या 5 चौका 20, 20 4 चौका 16, 16 और 5 नहीं बैलेंस हो रहा है, तो इसको बिना बैलेंसिंग के नहीं होगा, अलग अलग करके करें क्या, -1 तो 1, तो ये जब 8 जाएगा 6, 6 माइनस 8, ये 8 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 8, तो इसका 1, तो 1 होगा, ये तो एक ही होगा, तय बात है, ये एक ही होगा। और एक बार फिर से कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हूं, 4 और 1 5, तो यहाँ 5 लिख दो। जब हमें यहाँ 5 लिखती है तो 4 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, 5 हो गया, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है ना, तो यहाँ पे अब तो सही है, यहाँ पर 4 लिखना था, हम उस समय गलती कर रहे थे, लगता है बैलेंस हो गया। देख लेता हूं एक बार, 8 सोडियम 8 सोडियम, 8 आयोडीन 8 आयोडीन, 5 सल्फर, 4 और 1 5 सल्फर, 20 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 4 चुका 16, 4 20 ऑक्सीजन, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन, पहले भी बैलेंस सही कर दिया था, काउंटिंग में गड़बड़ कर दिया। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसके बैलेंसिंग में देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 5 मोल सल्फेट में से, 5 मोल सल्फेट में से, ये सब फालतू का सवाल है, 5 मोल सल्फेट में से 4 मोल सल्फेट यहां है और 1 सल्फर यहां आया है सल्फाइड के फॉर्म में, ये सल्फाइड है जी, -2। 5 में से 4 एज इट इज रह गया और 1 इधर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है, तो 8 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। वैलेंसी फैक्टर होता है, ये 8 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। प्लीज यार आप मत लिखो ना, पता नहीं क्या लिख रहे हो, वैलेंसी फैक्टर 10 बार लिख रहे हो, हद है वैभव पाटीदार, अभी मैं तुम्हारा देख रहा हूं। वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो 8 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और 5 मोल सल्फेट है, तो 8/5 इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कितना है, मोलर मास है 98 डिवाइडेड बाई 8/5, ये आएगा 98 इंटू 5/8, ये आएगा 98 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 61.25, ये आंसर हो गया। हाँ, ये कहना कि सर आपने वैलेंसी फैक्टर 8 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो हमें जैसे ही हमने देखा कि सल्फेट जो है इसका एक पार्ट सल्फाइड बन रहा है और कुछ पार्ट सल्फेट में ही रह रहा है, ऐसे केस में जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितना पार्ट सल्फेट रह रहा है और कितना पार्ट सल्फाइड बन रहा है, तब तक हम इसका वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाल सकते। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये समझाता हूं। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, दो तरह का चीजें हो रहा है, बैलेंस हो गया, अब बैलेंसिंग से निकलेगा कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। 5 सल्फेट में से इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि यहां भी +6 है, यहां भी +6 है।
और यहाँ -2 है, तो देखो सल्फेट से क्या बन रहा है, सल्फाइड बन रहा है। तो यहां अगर सल्फेट से सल्फाइड बन रहा है, तो अगर हम केवल इस सल्फेट इस प्रोसेस के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालें तो 1 × 6 - -2, ये 8 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो यहां से निकाला 8 मोल, या यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखो, आयोडाइड -1 है, -1 से 0 हो रहा है, तो आयोडीन -1 है, -1 से 0 हो रहा है, और कितना है, 8 मोल है। बिना बैलेंसिंग के नहीं निकालेंगे कि पूरे रिएक्शन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 8 मोल है। तो आप बताओ, 8 माइनस को इधर 8 माइनस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। तो या तो आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड से निकालिए 8 मोल, या H2SO4 जो सल्फाइड बन रहा है वहां से निकालिए कि 8 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। वैलेंसी फैक्टर होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो सबसे पहले ऐसे केस में पहले रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बिना बैलेंसिंग के नहीं होगा, पहले बैलेंस कीजिए। और एक और बात बोलता हूं, जिस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़े उस रिएक्शन को फिर बैलेंस से ही बनाइए, उसमें इक्विवेलेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इक्विवेलेंट तो फंडा ही इसलिए है कि हम बिना बैलेंसिंग के सवाल बनाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट ऐसे तब पूछे चूंकि रिएक्शन गिवन है, इसमें बिना बैलेंसिंग के नहीं निकलेगा इस तरह के केसेस में। और जनरली इस तरह के केसेस में मैं कहता हूं कि अगर रेडॉक्स है और इस तरह के चेंजेज हो रहे हैं तो आपको बिना बैलेंसिंग के वैलेंसी फैक्टर नहीं निकलेगा। और जहां पर बैलेंस करना पड़े, पूरा रिएक्शन लिखना पड़े, वहां बैलेंसी फैक्टर निकालने का कोई मतलब नहीं है, ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का कोई मतलब नहीं है। आप बैलेंस आ गया ना, तो जो कंपाउंड जितना बनना चाहेगा, जो कंपाउंड कितना बनना चाहेगा, इस बैलेंस रिएक्शन से निकाल लें, मीनिंगलेस हो जाएगा हमें इक्विवेलेंट वेट ये सब निकालना। हम तो साफ ही कह रहे हैं कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें बिना बैलेंसिंग के इक्विवेलेंट वेट आप नहीं निकाल पाएंगे। एनीवे, कुछ कुछ समझ में आया। ए प्रकाश, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये समझ में आया प्रकाश? एक बार और समझा दूं, ठीक है, ओके। हाँ, प्रकाश कुमार आ गया। सर इसमें VF वैलेंसी फैक्टर एक्सचेंज करके क्यों नहीं हो रहा बैलेंस? सुनो ना मेरी बात, वैलेंसी फैक्टर एक्सचेंज करके भी बैलेंस होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। ये जो सबसे पहले हम 8 यहां लिखे थे, वो कैसे लिखे थे, रुक जाओ फिर से देखो क्या रिएक्शन था। रिएक्शन था H2SO4 प्लस NaI। ये दे रहा था Na2SO4, एक ही सवाल में ना 1.5 घंटा लगवा देते, प्लस I2 प्लस H2S प्लस H2O। सबसे पहले मैंने क्या किया, यही तो किया, हमने देख लिया कुछ +6 में ही रह रहा है। जब यहां पे वैलेंसी फैक्टर शुरू में निकाला 1 × 6 - -2 8, तो हमने देखा ये 8 होता है इसका वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि सल्फेट से सल्फाइड हो रहा है, बट कुछ सल्फेट भी हो रहा है, तो फिर रुक गया मैं यहां पे। बट इस 8 को यहां लिख दिया बैलेंस करने के लिए, हमें पता लग गया कि हमें बिना बैलेंसिंग के नहीं होगा, तो इस 8 को यहां लिख दिया, इसी 8 को तो यहां लिखा। और जब इस 8 को यहां लिखा तो सोडियम के लिए 4 कर दिया। अच्छा, आयोडाइड का इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो, वैलेंसी फैक्टर 0 -1 1 हो गया, तो यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, ऊपर लिख दिया, मतलब एक सल्फाइड बनेगा, यहां 1 ही होगा, यहां 1 ही होगा, एक ही सल्फाइड बनेगा। अब सोडियम को बैलेंस किया तो सोडियम 4 है, सॉरी सोडियम 8 है, तो 4 सल्फेट हुआ, तो एक तो सल्फेट इसमें से सल्फाइड बन गया, 4 सल्फेट है, तो यहां 5 लिख दिया। अब 5 लिख दिया, हाइड्रोजन देखो 10 है, 2 यहां है, यहां 4 लिख देंगे, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ये किया, तो हमने वैलेंसी फैक्टर एक्सचेंज किया, मन में किया है ना, मन में किया। अब पहली बार में ही बैलेंस किया था, लेकिन हमको काउंटिंग में ना ऑक्सीजन गलती काउंट हो गया। नहीं 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 नहीं, पहली बार में मैं यहाँ 5 लिख दिया, हाइड्रोजन की काउंटिंग गलती करके, जिससे गड़बड़ हुआ था। रुको, प्रकाश कुमार मेरी बात समझ में आ गई? प्रियांशु वर्मा मेरी बात समझ में आ गई? पता नहीं यार, क्वेश्चन 22 में हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया, पता नहीं क्या पूछ रहे हो। मैं आगे बढ़ता हूं।
शायद हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया, शायद 25 किया, उसके बाद 26 शायद कर लिया, 26 किया ना अभी, 27 28, हाँ 26 किया, 27 28। देखिए 27 H2C2O4 आईआईटी का सवाल है जी, यहां पे है लेकिन आईआईटी का सवाल है। H2C2O4.2H2O 63% वेट बाई वॉल्यूम है और 125 ml is made to react with 125 ml 40% weight by volume of NaOH solution। आप क्या करो, द रिजल्टिंग सोल्यूशन H, आप क्या करो निकालो कि एसिड कितना है और बेस कितना है। तो देखिए 63% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 100 ml में 63 ग्राम, तो 1 ml में 63 बाई 100, 125 ml में 63 बाई 100 इंटू 125 ग्राम, 63 इंटू 4 ग्राम, इतना ग्राम आ गया। इसका मोलर मास हो गया 90 प्लस 36 126 ग्राम, इसका मोलर मास हो गया 126 ग्राम। तो ये हो गया 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 126 मोल, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 5/8, 5/8 मोल। हमने इसका मोल निकाल लिया, इसका मोल 5/8 मोल है। अब इसका मोल निकालते हैं, 40% वेट बाई वॉल्यूम, तो 40 ग्राम हो गया 100 ml में, तो 1 ml में होगा 40/100, 125 ml में होगा 40/100 इंटू 125 ग्राम, 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम। मोल निकाल लीजिए, मोलर मास इसका 40 होता है, 40 इंटू 5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 40 मोल बराबर 5/4 मोल। अब देखिए इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो 5/8 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 बराबर 5 इक्विवेलेंट, 2 से गुना कर दिया मोल में और इक्विवेलेंट बराबर 5/4 इक्विवेलेंट, 5/4 इक्विवेलेंट आ गया। और इसमें इक्विवेलेंट निकालिए, इसका वैलेंसी फैक्टर 1, तो 5/4 इंटू 1 इक्विवेलेंट बराबर 5/4 इंटू 1 इक्विवेलेंट। एसिड का इक्विवेलेंट और बेस का इक्विवेलेंट बराबर है, एसिड का इक्विवेलेंट और बेस का इक्विवेलेंट, गलत जगह पे ये क्वेश्चन है, एसिड का इक्विवेलेंट और बेस का इक्विवेलेंट बराबर है। तो ऐसा लगता है कि ये न्यूट्रल होना चाहिए, बट समस्या क्या है, गलत जगह पे क्वेश्चन है बेटा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, जानना पड़ेगा ये बात। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है .2H2। सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलाइएगा, अब दोनों का इक्विवेलेंट बराबर भी होगा, तब भी सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा। इसका पीएच 7, तो बेसिक सॉल्यूशन को बेसिक बोलते हैं या अल्केलाइन बोलते हैं, अल्केलाइन मतलब बेसिक। तो आंसर होगा डी।
ये देखिए, ये गलत, सुनिए, हाँ सुनिए यहां पे मेरी बात, पीएच की बात ही नहीं हुई है अभी तक, चैप्टर ही अलग है, आयनिक इक्विलिब्रियम 12th में पढ़ोगे। तो ये गलत जगह पे क्वेश्चन है, बट याद रखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते और तब दोनों का इक्विवेलेंट सेम होता तब न्यूट्रल होता। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे और दोनों का इक्विवेलेंट सेम है तो उस केस में बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन। रुक जाओ मैं लिख देता हूं तो और अच्छा होगा। देखो, इफ इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ a strong base, then pH barabar 7, this implies neutral. If equivalent of a strong acid is greater than equivalent of a strong base, this implies pH less than 7, this implies acidic. If equivalent of a strong acid is less than equivalent of a strong base, this implies pH greater than 7, this implies basic. If equivalent of weak acid बराबर equivalent of a strong base, दोनों का equivalent बराबर है, this implies a strong base जैसा होगा, pH greater than 7 होगा, basic solution होगा. If equivalent of a strong acid equal to equivalent of weak base, इस बार वीक है बेस तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है, बट एसिड स्ट्रॉन्ग है, पीएच लेस देन 7 होगा, एसिडिक होगा। बट ये सब यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक में यहाँ पे नहीं है। इक्विवेलेंट डिफरेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग का बताया, जिसका ज्यादा होगा वो एसिडिक, एसिड का डिफरेंट होगा तो या तो एसिड का ज्यादा होगा या बेस का ज्यादा, उसमें वीक स्ट्रॉन्ग देखना ही नहीं। अगर एसिड का ज्यादा है तो एसिडिक और बेस का ज्यादा है तो बेसिक। डिफरेंट हुआ तो, सेम हुआ तभी प्रॉब्लम है, सेम हुआ तो न्यूट्रल, अगर दोनों स्ट्रांग है तो, नहीं तो अगर एक स्ट्रांग है तो स्ट्रांग जैसा बिहेवियर होगा। नहीं, मोल से भी नहीं होगा, मोल से भी नहीं होगा, मोल तो यही बताएगा, पूरा रिएक्ट कर जाएगा। अब आपको देख लेते हैं कौन सा आपने पूछा है, 27 नेक्स्ट, 27 के बाद आपने 28 पूछा है, मुझे याद है 28 पूछा है, सो डेस्कटॉप। The mass of oxalic acid crystal required to prepare 50 ml of 0.2 normal solution is, देखिए H2C2O4.2H2 है, H2C2O4.2H2 है, करा इसका मास निकालिए, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml 0.2 नॉर्मल, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर आप क्या लोगे, नॉर्मल एसिड है तो 2H प्लस निकलेगा, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, और 50 ml बनाना है, 50 ml 0.2 नॉर्मल, मतलब 50 इंटू 0.2 मिली इक्विवेलेंट इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ, सॉरी, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। देखो, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट, 10 मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, 10 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स n मान लो, इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, तो n बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल। हम मोल को therefore H2C2O4.2H2O बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल
बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू इसका मोलर मास 90 और 36 126 ग्राम 0.63 ग्राम। ये आंसर होगा। थोड़ा इजी सवाल था ये। 0.63 ग्राम। अब अभी लिखोगे कि सर 27 पूछना था, गलती से 28 लिख दिया, तो कैसे होगा? 28 भी हो गया। अब एक सवाल रह गया 30 बता देता हूं, उसके बाद छोड़ दूंगा। अब एक टॉपिक है इस चैप्टर का, हार्डनेस ऑफ वाटर, अगली क्लास में देखेंगे इसको। 30 यार ये तो बहुत आसान सवाल दिख रहा है। The number of moles of KMnO4 that will be required to react with 2 moles of ferrous oxalate. FeC2O4 है, KMnO4 है। इतना इजी सवाल कैसे पूछ सकते हो? ये 2 मोल है, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो, 3 आएगा। क्यों? ये Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जाता है और CO2 बनाता है ऑक्सैलेट। पूरा निकाल के दिखाता हूं मैं वैलेंसी फैक्टर। ऐसे यही एग्जांपल कराया हूं यार वैलेंसी फैक्टर का। इस केस में याद ही नहीं रखते हो, पढ़ के ही नहीं आते हो। 1 इंटू यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ +4 है। 1 इंटू 3 - 2 +2 इंटू 4 - 3 बराबर 3। इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 5। यहां लिख दो 5, यहां लिख दो 3। 5 मोल के लिए द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, 5 मोल के लिए 3 मोल, तो 1 मोल के लिए 3/5, 2 मोल के लिए 3/5 इंटू 2 6/5। ये आंसर होगा। सो टाइम हो गया है, मेरी दूसरी क्लास भी है अभी जस्ट, सो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस आल्सो। जल्दी से मैं इसे ये कर दूं। कौन सा लेक्चर होगा रेडॉक्स का? अब मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, जितनी देर में मैं भेजूंगा ना उसके बाद मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा। ये रेडॉक्स का कितना नंबर लेक्चर होगा यार? 9 होगा। रीनेम कर दो। नाइन कर दिया, अब इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट टू PDF, एक्सपोर्ट टू PDF। बिमल कुमार कहाँ गया? बिमली। ओपन, सेव, सेव हो गया। अब मैं जाऊं LN+। नर्चर फेज 2, अपलोड, मटेरियल, चूज फाइल, बिमल, रेडॉक्स लेक्चर 9, ओपन, अपलोड फाइल। लेक्चर अपलोड कर दिया। थैंक यू वेरी मच।